मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अपने काम से मोहब्बत एक ऐसी नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, लेकिन जिसे मिल जाए उसका दर्द भी हुनर बन जाता है, और जिसे ये नेमत ना मिले उसका हुनर भी दर्द सर बन जाता है। आइए मिलते हैं हस्बे हाल के मौसीकारों से और उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपने काम से मोहब्बत है या मजबूरन कर रहे हैं। बहुत अच्छी। हाँ बेटा, मैं माफी चाहता हूँ। आपकी पहली बात से तो हमें यूं लगा जैसे हम खलील जबरान के शो में आ गए हैं, मगर दूसरी बात से यूं लगा जैसे दूध दही वाले पाकुरबान के पास आ गए हैं। और रही बात काम से मोहब्बत की, तो उस्ताद मोहतरम ने बचपन से लेके आज तक और किया ही क्या है? कुछ भी नहीं। वाकई उस्ताद बड़े ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो अपने लक च खारिश भी कराई है तो शागिर्द कोलों कराई। ओ इकबाल अली, और क्या भैंस की तरह दीवार के साथ कमर रगड़ा करूं? वाह वाह, सारे तरीके तो आप जानते हैं, तो फिर क्यों शागिर्दों को तकलीफ देते हैं? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, इंतहाई नामाकूल लोग हैं आप। उस्ताद मोहतरम के बारे में ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? अब बेटा, पहले शुरू करवा देते हो और बाद में कहते हो नामाकूल है। देख रहे हो अली मुमताज मियाँ, हाँ जी। ये कैसे शागिर्द हैं, जुगत के चक्कर में उस्ताद का भी लिहाज नहीं करते। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप जिनसे शिकायत कर रहे हैं वही तो जुगत पानी वाले सवाल करते हैं। हाँ तो अली मियाँ, मैं बता रहा था कि उस्ताद मोहतरम ने हमेशा दो चीजों से मोहब्बत को तरजीह दी है जी। सिर्फ इन दोनों चीजों के सामने काम हमेशा दूसरे नंबर पे रहा है। अच्छा, और जिस चीज से उस्ताद मोहतरम ने टूट कर प्यार किया है वो है रोटी, और वो भी ढेर सारी। देखा, कम वक्त फिर उसको लुकमा दे दिया। उस्ताद मोहतरम खाली लुकमा था, अगर उसमें बोटी होती तो आपको देता। एक लुकमे से क्या बनता है उस्ताद जी का? उस्ताद जी ने पेट भरना होता है, कोई मैदे में गुदगुदी नहीं करनी होती। एक लुकमा तो उस्ताद मोहतरम के लिए ऐसा ही है जैसे हाथी के मुंह में जीरा। मार दिया, मार दिया। ओहो, एक लुकमा ही उस्ताद जी की जान ले गया। कमबख्तो, कैसे बरकत बढ़ेगी तुम लोगों की मौसीकी में। आप लोगों की वजह से उस्ताद मोहतरम सटपटा उठे। वाह वाह। उस्ताद मोहतरम वाकई सटपटा उठे हैं या कोई आइटम कर रहे थे? क्या फजूल बात कर रहे हो, मना करो उनको। खान साहब, दोबारा सवाल की तरफ आते हैं। आप बता रहे थे कि उस्ताद जी को दो चीजों से मोहब्बत है और मौसीकी उसमें दूसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे क्या है? वैसे अली मुमताज साहब, आप भी माशाअल्लाह जहां दीदा आदमी हैं, सहाफी हैं, बारीकियों को समझते हैं। आप बताइए, आप पहली नजर में क्या समझते हैं कि उस्ताद मोहतरम की पहली मोहब्बत क्या है? मैं माफी चाहता हूं, पर इन्हें देख के मुझे भी लगता है कि इनकी पहली मोहब्बत खाना है। हरगिज नहीं, पहली मोहब्बत इनकी खातूने खाना थी। जो मेरा ख्याल है कि इनकी बदकिस्मती की वजह से और खातूने खाना की खुशकिस्मती की वजह से वो इनको मिल ना सकी। बस फिर पहली मोहब्बत ना मिलने के फराक में वो सारी मोहब्बत जो उस्ताद मोहतरम ने खातूने खाना के लिए मुख्तस कर रखी थी, वो खानों पे लौटा दी। ओह, इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं खाने के साथ। लो अली साहब, तुसी कदी उस्ताद जी ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसका मतलब है कि ये खातूने खाना वाली मोहब्बत भी खाने को दे चुके हैं। जी जी जी, ये वही हिसाब जे। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे ठोंसता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
जरिया इना मेरा अक्स है जरिया इना मेरा अक्स है वाह वाह बस आईना कोई और है मैं ख्याल हूँ किसी और का वाह 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 की रागे मन छेड़ਿਆ ਉਹ ਕੰਨੂ ਖਾਂ ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਫਿਰ ਸੋਚਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਲੋਚਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। अरे मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो नामाकुलो। सही कहते हैं फारग दिमाग शैतान का घर होता है। तो फिर निकाल दें उसे अपने दिमाग से जो आपको नहीं मिल सकी कैसे निकाल दूं? आज फिर वो मेरे ख्वाब में आई थी। अल्लाह खैर करे। उठे जी उठे निकले यहाँ से। बैठे बैठे यार क्या कर रहे हैं आप ओ उनकी बात बासी तो सुन अली लें साहब, ओ सरकार आपको नहीं ना पता कैसे कैसे मनहूस ख्वाब देखते हैं उस्ताद मोहतरम, और वो मनहूस दूसरों के लिए साबित होते हैं। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ਇਹ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ उस्ताद मोहतरम तो एक दफा गली में चारपाई डाल के सोए हुए थे। इनके ऊपर कोई रेत की ट्राली उतार गया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो सूरज निकला और रेत हल्की सी गर्म हुई तो इन्होंने अंदर से आवाजें दी, मुझे निकालो मेरा दम घुट रहा है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਭੁੰਨਾ ਸੱਪ ਖਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। इन्हें बेटा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मगर जब ये कोई अपना ख्वाब सुनाते हैं तो उसकी नहुसत से हम सबको बहुत फर्क पड़ता है। चले उनका ख्वाब नहीं सुनते, आप ही कोई गाना सुना दें। बेटे बस 2 दिन से गला कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि जब भी सुर लगाने के लिए गले से सा निकालता हूं तो सा की जगह साएं साएं निकलना शुरू हो जाए। ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਅਸੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨਿਕਲੇਗੀ वैसे खान साहब गला खराब होने का बेहतरीन हल है कि आप गरारे कीजिए। ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਡੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਲੇ ਦਾ ਐਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर कह रहा है मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी इकबाल अली, तुम्हारी तरफ से कभी भी बाहर का झोंका नहीं है। हमेशा तुम्हारी तरफ से मौसम खजां का ही महसूस हुआ है। अरे भाई हमारे पास अगर गला भी ना बचे तो बाकी बचता ही क्या है। ਖੈਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਲਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। कन्नूआ, अगर तुम उस्ताद मोहतरम के भांजे ना होते तो मैं अभी यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा गला दबा देता। ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ चलो इसे बहाने उस्ताद जी की गल पूरी हो जाएगी कि कभी हमारा भी टाइम आएगा ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तुम लोगों को मेरे मसले का अंदाजा ही नहीं है। तुम में से कोई मेरी जगह पे होता तो फिर मैं उससे पूछता। उस्ताद जी तुसी इथों उठो तो ਤੁਹਾਡੀ जगह ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ अबे गुस्ताख, खबरदार किसी ने उस्ताद मोहतरम की जगह लेने की कोशिश की। भाई अल्लाह के फजल से बड़े बड़े गुलकार भी उस्ताद मोहतरम की जगह नहीं ले पाए, बल्कि खुद सारी जिंदगी की कमाई से उस्ताद मोहतरम भी कोई जगह नहीं ले पाए। बस जी ये तो किस्मत की बात है उस्ताद जी ने तो एक बेवा से भी कहा था
क्या मैं आपके खामिद की जगह ले सकता हूँ? उसने कहा ये बात तो आपको गोरकंद बता सकता है। यार आप लोग घोषणे करना शुरू हो गए हैं, उनसे पूछे तो सही। उस्ताद मोहतरम खैर है, क्या हो गया है? आप इतने सैड क्यों हो गए हैं? अली साहब, रात फिर जितना डरावना मुझे ख्वाब आया है उसमें से मैं अभी तक नहीं निकल पाया। ये देखें, मेरे लू कंडे अभी तक खड़े हैं। ना ना, करीब आके मत देखना। उस्ताद मोहतरम के लू कंडे शेर की तरह चुप भी जाते हैं। अरे कमबख्तो, अभी तो तुम मेरा चेजा ले रहे हो। ये सोचो कि हम एक ही घर में रहते हैं। अगर किसी दिन मेरे वाला ख्वाब तुम लोगों को आ गया तो फिर क्या बनेगा? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ पूरा करके हटोगे? उस्ताद जी बताएं तो सही ना, क्या ख्वाब आया है? वही जी जो कई बार आ चुका है। ओहो, किस्तें लेने वाला बदमाश को लेके आया होगा। अबे नहीं ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। नहीं, यकीनन वापडा वाला मीटर उतार के ले गया है। अबे नहीं कमबख्तो, नहीं। तो फिर बताएं तो सही ना, खाला जुलेखा के बच्चों ने रात फिर कत्ल कर दिया आपको। यार क्या कर रहे हैं आप? उनको बताने दे खुद। जी बताएं। रात मैंने देखा कि मैं जंगल में पैदल चलता जा रहा हूँ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। बुरी बात बालिगा, बुरी बात। जब किसी का ख्वाब शुरू हो जाए तो बेटा उसमें नहीं बोलते। जी मैं जा रहा था, अचानक छलांग लगा के सामने शेर आ गया। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ। यार क्यों बोलते हो बीच में? अच्छा जी, तो सामने शेर आ गया? जी, शेर ने एकदम मुझ पर जंप लगा दी और मेरी चीख निकल गई। सिर्फ चीख निकली थी? अबे जब शेर ने जंप लगाया तो मैं उछल कर पीछे हटा। शेर सिर्फ 1.5 फुट के फासले पर था। फासला ज्यादा है, कम कीजिए। चलो बेटा फुट कर लेते हैं। शेर मुझ पर झपटने लगा। अचानक एक चील उड़ती हुई आई है और शेर को दबोच कर ले गई। ओहो, ये चील भी बड़ा मनूस परिंदा है। इसको हराम हलाल की पहचान ही नहीं है। देखो शेर को उठा के ले गई, उस्ताद जी वहीं खड़े हैं। ओ यार सुनो तो सही, इतना दिलचस्प ख्वाब है। जी अभी मैं उस जगह से 2 कदम आगे बढ़ा हूं तो एक बड़ा शीशनाग फन फैला के मेरे सामने खड़ा हो गया। शुक्र है, शुक्र है। दुआ कर ताज़ा जहर पर आके आया होवे। उस शीशनाग का दर्द सांप का था और मुंह इंसान का। उसने मेरे माथे के दरमियान में डंग मारा और वो भी तड़पने लगा और मैं भी तड़पने लगा। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਚੜੇ। बालिगा शोखी करते रहना, ये दुआ ना करना कि सांप बच जाए। मेरा मतलब है कि उस्ताद मोहतरम बच जाएं। आप बताइए बताइए फिर क्या हुआ? उधर से 4-5 जंगली नेजे थामे हुए दरख्तों के पीछे से जिंगा लालाहूर करते हुए निकले। उन्होंने आके सांप को मारा। अच्छा, सांप को मार दिया? हाँ जी, वो कौन से पढ़े लिखे होते हैं, उनको क्या पता कि किसको मारना और किसको नहीं मारना। उन्होंने सांप को मार के डांग के ऊपर रख लिया और मुझे रस्सियों के साथ बांध के अपने कबीले में ले गए। उस्ताद जी वो तो आपको अपना देवता समझ के ले गए होंगे। हाँ वैसे लगते हैं। मैंने भी यही समझा था बेटा। वहां जाके उन्होंने लकड़ियां जलानी शुरू कर दी। मैंने समझा कि ये सांप भून के खाएंगे। अच्छा, तो मैंने एक समझदार जंगली को बुलाया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप सांप खाएंगे भून के? उन्होंने कहा नहीं, हम मुअज्जब जंगली हैं, हम सांप नहीं खाते, हम तुम्हें भून के खाएंगे। ना जी मैंने लगता उन्हें 100-150 बंदे की दावत की होनी है। किसी जंगली का वलीमा होगा यार। उस्ताद जी आप इनकी बातों को छोड़ें, आप ये बताएं कि उन्होंने
साथ पूतने का रहता बनाया हुआ था। कैसे जाहिल हो, ये को पूछने वाली बात है। कूदने के रायते के बगैर तो उस्ताद का मजा ही नहीं आता। पूदने का रायता, पूदने के रायते के साथ क्या बना है जी? वो अबे ओ कमबख्तो, मुझे तो ये फिक्र लगी हुई है कि ख्वाब में सांप नजर आए तो समझो कहानी खत्म। किसकी कहानी खत्म? आप ही की बात हो रही है। बता रहे हैं कि अगर ख्वाब में तुम नजर आओ तो फिर कहानी खत्म। अच्छा, उस्ताद जी के ख्वाब की बात हो रही है। हाँ, उस्ताद जी, मैं एक बंदे से इसका तोड़ पूछ आया हूँ। क्या बताया उन्होंने? वो कहते हैं कि 7 दिन तक चिमटे गर्म करके अपने उस्ताद को लगाओ तो ख्वाब असर नहीं करेगा। तो ये चिमटे नाश्ते से पहले लगानी है या नाश्ते के बाद? मैं तो कहना पहले लाओ ताकि नाश्ता भी बच जाए। यार आप लोग फजूल में सारा दिन उस्ताद जी का शोल ना लगाया करें। उस्ताद मोहतरम, आप सारा दिन चूंकि इन लोगों में घूमते हैं ना, इसलिए आपको ख्वाब में जानवर नजर आते हैं। ये ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्रॉड की है जी, सीधा सीधा, और क्या। पुलिस 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 पुलिस। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये तो खाम खा तो मैं लगा रहा है। आपने कभी नदीम नाम का अफराडिया देखा है? यार पहला पर्चा तो आप पे यही होना चाहिए कि आपने ये नाम नदीम क्यों रखा हुआ है। अच्छा जी, अक्सर गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदने या बेचने वाले मसलहत या लालच में गलत बयानी से काम लेते हैं, जिससे बाद में खरीदने और बेचने वाले के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो यार ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बाद में डिस्कस कर लेना, पहले हमें तो बताओ ये जो 2 नमूने ला के तुमने बिठाए हैं ये कौन है, बताओ तो सही। शक्लों से तो वैसे दोनों मुखालिफ कबीले के लोग लगते हैं। तो भाई ये मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है, इन दोनों का गाड़ी के लेन देन का मसला है, इसी पे बात करने के लिए इनको बुलाया है। शाबाश, ये गाड़ी के लेन देन का मसला। शक्लों से तो लगता है इनका ज्यादा से ज्यादा ये मसला होना चाहिए कि भाई जी मैं इन्हों पूरी मिट्टी की ट्राली दे पैसे देते हैं, इन्हें अद्धी देती। इसी इधर वाले का तो मुझे नहीं पता, बहरहाल परला वाला जो है वो कातिल लग रहा है। भाईजान, इनका तो ज्यादा से ज्यादा मसला ये होना चाहिए कि मैं ये को आधा किलो शकरकंदी ली सी तो वो कच्ची निकल आई है। शकरकंदी कच्ची नहीं निकल आई, इन्हें नाल खटा नहीं देता। ओ यार, बी सीरियस प्लीज। क्या सोचेंगे मेहमान? हमने क्या सोचना है जी, सोचने वाला काम ये जो कर रहे हैं। कैरी ऑन। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ? देखा देखा, मैंने कहा था आपको कि आपस में बैठ के मसले का हल कर लेते हैं। ये मजाहिया शो है, इन्होंने जुगते ही करनी है। मैं अकेला होता तो किसी ने कोई बात नहीं करनी थी, तुम्हारी वजह से हो रही है। नदीम साहब, मुझे आपसे इतने बड़े फ्रॉड की तवक्को नहीं थी। बंदा थोड़ा ख्याल कर लेता है कि ये मेरा कोलीग है, थोड़ा दूर का ही सही। दूर का रिश्तेदार तो सुना है, ये दूर का कुलीग क्या होता है जी? आप दफ्तर में दूर दूर मेज रख के बैठे होते, वाह, या ये आपके सामने आता है तो आप इसे देख के दूर से गुजर जाते हैं? दफा करो कि इस झूठ दे मथे लगना है। चलें ये तो बताएं कि किया क्या है नदीम साहब ने आपके साथ? फ्रॉड की है जी, सीधा सीधा, और क्या। पुलिस 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 पुलिस। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये तो खाम खा तो मैं लगा रहा है। आपने कभी नदीम नाम का अफराडिया देखा है? और यार पहला पर्चा तो आप पे यही होना चाहिए कि आपने ये नाम नदीम क्यों रखा हुआ है। सारी जिंदगी हमने इतने इतने प्यारे नदीम देखे हैं। क्या फिल्म स्टार नदीम साहब, आहा, डायरेक्टर नदीम बेग साहब, वाह, अहमद नदीम कासवी साहब, क्या कहने। फिर गुलूकार नदीम अब्बास लूने वाला साहब। आहा, धीमा टेढ़ सी पहली बार ही वेखन रहे। ये आपकी खुशनसीबी है भाईजान, आप नदीम गुलशन को देख रहे हैं। नदीम गुलशन। नदीम गुलशनपुरा। लो जी, नदीम दे नाल नाल गुलशन ते भी पर्चा कराओ। मुझे सब ने मना किया था कि जवेद साहब को गाड़ी मत बेचना, क्योंकि इससे ज्यादा वहमी आदमी हमारे पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। तो भाई फिर क्यों बेची आपने गाड़ी? बस मेरी बेवकूफ़ी कि इनकी बातों में आ गया।
वो बातों में तो मैं आ गया जिसने आपके छकड़े को गाड़ी समझ लिया। मैंने गाड़ी को नहीं देखा था, आपका मुंह देखा था। ये तो फिर आपकी बेवकूफी है, आपको गाड़ी देखनी चाहिए थी, मुंह क्यों देखा आपने? इसके मुंह पे बैठ के जाया करना था। भाईजान इसने मुंह को नहीं देखा, 36 रिश्तेदारों को भी ला ला के दिखाई है, 2-3 मैकेनिकों को भी दिखाई है, फिर 2-3 बंदों से दफ्तर में भी इसने मशवरा किया है। एडी लंबी चौड़ी तफ्तीश शुरू कर दी थी। एक गड्डी खरीद रहे सो या नाल कोई रिश्तेदारी कर रहे सो? अली साहब, सबसे पहले तो इस बंदे ने मुझे कहा कि एसी बेहतरीन काम करता है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो एसी बिल्कुल चल ही नहीं रहा, नकारा। तो हो सकता है इन्होंने आपको एसी सर्दियों में चला के दिखाया हो, या फिर इन्होंने गाड़ी के एसी की बात ही ना की हो। जो इनके इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर एसी है उसकी बात बता रहे हो कि हमारे इलाके का एसी बहुत काम करता है। अली साहब, इन्होंने दफ्तर में बैठ के पूछा था कि एसी ठीक काम करता है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक काम करता है, क्योंकि मेरे दफ्तर का एसी तो बिल्कुल चिल कर देता है। यानी कि उन्होंने गाड़ी के एसी का पूछा और आपने दफ्तर के एसी का बताया। सर जी, गाड़ी के एसी का क्या बताऊं, 650 सीसी गाड़ी का एसी कितना का काम करेगा। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਏਸੀ ਲੈ ਲਓ। ओ भाई जी, गर्मियों में अगर गाड़ी का एसी ना चले तो बंदे का अशर तुम्हारे जैसा हो जाता है। अली साहब, गाड़ी का इंजन चलता कम है और चीखता ज्यादा है। छोटी सी गाड़ी में 5-6 आदमी ठोसोगे तो उसका इंजन चीखेगा ही और आपको क्या थैंक यू कहेगा। यार 5-6 बंदे छोटी सी गाड़ी में बिठा लेते हो। ओ अली साहब, मैं सोचा जेड़ी गड्डी एनू ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਏ 5-6 बंदे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और दूसरा, गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरे तो ठक करके नीचे लगती है। इसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, तुम अपने इलाके की सड़कें ठीक कराओ। वाह 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 वाह, इस मशवरे के हिसाब से तो जुवेद साहब आपको गाड़ी 30-35 करोड़ की पड़ेगी। आप पहले 34-35 करोड़ लगा के सड़कें ठीक कराएं, उसके बाद आप फिर इससे 12 लाख की गाड़ी ले लें। और जनाब, आप मेरे इलाके में आके देखें, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। आप इसको ये मशवरा दें कि गाड़ी ना बदलो, इलाका बदलो। बात अच्छे, ये भी बड़ा सस्ता पड़ेगा। आप ये मकान बेच के ना जी, तो बीच में को 3-4 करोड़ डाल के तो इसके इलाके में शिफ्ट हो जाए और उधर जाके फिर 12 लाख की गाड़ी इंजॉय करें। वाह वाह वाह, यार क्यों शरीफ आदमी को पजल कर रहे हो? अली साहब, इसने कोई एक झूठ बोला हो तो बताऊं। मुझे कहता है नए टायर डलवाए हैं। टायर पंचर हुआ है, मैं टायरों वालों के पास गया हूँ। उसने खोल के देखा है तो 16 पंचर पहले लगे हुए हैं। तो क्या नए टायर को पंचर नहीं लगते? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, मेरे खानदान वाले मुझे फैसलों के लिए बुलाते हैं। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ओ भाईजान, मेरे खानदान दी पग मेरे सिर ते वे। बकवास कर रहे हैं, तेरे सिर ते बिक गए। जी, ये तो मैं ऑफिस जाने के लिए पहनता हूँ, जब मैं बरादरी में जाता हूँ तो पग पहन के जाता हूँ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। और भाई, पग का जेन के साथ क्या ताल्लुक है? ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਗ ਕੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ? अली साहब, सिर्फ यही फ्रॉड नहीं, मैं जा रहा था, इशारे पे मुझे सार्जेंट ने रोक लिया। अच्छा, मैंने उसे कहा भाई बेल्ट भी मैंने लगाई हुई है, इशारा भी मैंने नहीं तोड़ा, पेपर भी मेरे पास पूरे हैं, मुझे क्यों रोका है? सही। उसने मुझे ऐप को निकाल के दिखाई, कहता है आपके 26,000 के चालान हुए हैं। 26,000 ਦੇ ਚਲਾਨ? ਇਹ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ? जी जी जनाब, 26,000 के चालान। अली साहब, मैंने उधर ही खड़े खड़े इसको फोन किया है। अच्छी भली मेरे साथ इसने बात शुरू की है। जब मैंने बताया कि गाड़ी के तो 26,000 के चालान हुए हैं, तो आगे से करने लग गया है हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, और बंद कर दिया। ओ भाई, सिग्नल ड्रॉप। अगर ये चलान पहले के हुए हुए हैं तो आपको पे करने चाहिए। सर जी, मैंने गाड़ी बेचते वक्त इसको कहा था कि अब तसल्ली कर लो, कल का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है,
ये गाड़ी अब खामियों और खूबियों समेत तुम्हारी है। यार कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। हाँ। अगर कल कला को ये पता चले जी कि इस गाड़ी के ऊपर 6 महीने पहले तुमने डकैती की थी तो वो ये जिम्मेदार है। कहती पुलिस 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 पुलिस। ओ भाई खुदा दा खौफ खाओ, मैं हुलिये से कोई धकेड़ लगता हूँ? बोलिए से तो लगता है कि इस गाड़ी पे मर्डर केस भी निकलेंगे। सर जी अपने बंदों को मना करें, ये मेरी किरदार कुशी ना करें। हम नहीं तुम्हारी किरदार कुशी करते, तुम खुद ही खुदकुशी कर लो ताकि इस तरह का झूठा बंदा जो है ना वो हमें दोबारा नजर ना आए। मैंने इसकी जुबान पे एतबार किया है और इसने देखे मेरे साथ क्या किया। नहीं वैसे आपकी भी गलती है, आप गाड़ी खरीद रहे हैं अगर तो आप जुबान पे एतबार ना करें। आपको चाहिए था कि किसी मैकेनिक से इसकी अच्छी तसल्ली करवाएं, फिर उसके कागजात चेक करवाएं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 26,000 के चालान निकल आए हैं, तो ये तो सरासर ज्यादती है ना इस मोटे की। बिल्कुल। चलें जी मैं मान गया हूँ मेरी गलती है, मैंने गाड़ी पहले नहीं चेक करवाई। मगर अली साहब अब तो पता चल गया ना, ये गाड़ी रखे और मेरा 12 लाख मुझे दे दे बस। ओ कादा 12 लाख रुपया? ओ 6 लाख दी नहीं वारा खांदी, तू 12 लाख रुपया मंगने। ओ ये देखे ना अब खुद ही कह रहा है 12 का दे आए थे, 6 दिन ही वारा खाती। अगर 6 की नहीं वारा खाती तो तुमने फिर क्यों उसे 12 लाख की दे दी? और जनाब उदों गड्डी ठीक सी। वो थोड़े दिनों में गाड़ी खराब हो गई यार, गाड़ी है ये सब्जी है। बहरहाल भाई साहब, अगर आप एक लाखों की चीज ले रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप उसको पहले चेक कर लेते। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी कौम कैसे किनारे लगेगी, क्योंकि इस कौम की तो गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ इंसान को मार के बरी करते हैं और किसी को मरने के बाद फांसी देते हैं। यार आज की जो खबर है वो इसलिए मैं बैठ के उस पर डिस्कस करना चाहता हूं कि वो बड़ी दुखी खबर है, बड़ी दुखी खबर है। कल का जो दिन था 4 अप्रैल, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह दिन था। 1979 में 4 अप्रैल को ही अवाम के मकबूल तरीन लीडर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई। बिल्कुल बड़ा जुल्म हुआ था और कानूनी माहिरीन ने तो पहले दिन से ये कह दिया था कि ये एक अदालती कत्ल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मार्च 2024 को अपनी राय देते हुए कहा था कि भुट्टो साहब को मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला था और इस मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। अब जब 45 साल बाद अदालत ने खुद ये तस्लीम किया और फैसला सुनाया कि भाई ये वाकई इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए गए, गलत फांसी लगाया गया उनको, जी। बहुत दिल दुखा। एक दफा फिर ना जी जख्म हरे हो गए। बिल्कुल अजीजी, ये मामला तो 1974 में शुरू हुआ था जब अहमद रजा कसूरी पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल हो गए। इस वाक़े के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इस कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। सही। ये केस एक तरह से दाखिल दफ्तर हो चुका था, लेकिन 1977 में जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ और जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाल लिया तो भुट्टो साहब के खिलाफ मुकदमा दोबारा खोला गया और इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया और 1978 में लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए भुट्टो साहब को सजाए मौत दे दी। इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी तवील समाअत के बाद 1979 में 4 के मुकाबले में 3 जजों की अक्सरियत से हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। ओहो, मैं कहता हूं जी कि ये कत्ल का जो मुकदमा था वो तो अब कोर्ट ने भी चूंकि कह दिया है कि भाई ये गलत फैसला था। जी जी। ये तो एक बहाना बना जैसा भी था, मगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी ना जी, और सारे इस्लामी ममालिक भुट्टो साहब ने इकट्ठे किए थे हाँ जी। और उधर उन्होंने बताया उनको अपना क्या मेरा इरादा है और क्या मैं प्लानिंग चाहता हूँ ये जो मुस्लिम वर्ल्ड बनाने के लिए, इस्लामिक ब्लॉक बनाने के लिए। बिल्कुल, OIC कॉन्फ्रेंस। जी जी जी, उसमें फिर उन्होंने जब ये ऐलान किया अपने मंसूबे का, तो जो सुपर पावर साहब हैं जो अब भी देखे ना क्या जुल्म ढा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके कान खड़े हो गए कि हैं
ये कहां से सुपर पावर बनना चाहते हैं, या ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि जिस जिस मुल्क के सरबराह ने भी भुट्टो साहब के इस मंसूबे को बड़ा सराहा था और उनको कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, जी जी, हम आपके साथ चलेंगे और ये मंसूबा बहुत अच्छा है, इसको तकमील तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, उन सारे सरबराहान को देखो ना जी, अमेरिका ने खत्म करवा दिया। अब मारेगा जितने भी थे, हत्ता के शाह फैसल मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बल्कि जितने भी शहीद कर दिए गए। आप देखें कि उस वक्त ये कहा जाता था कि शाह फैसल साहब की सिक्योरिटी जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन सिक्योरिटी है, तो सगे भतीजे के हाथों उनका मर्डर करवा दिया गया, उनको शहीद करवा दिया गया, सगे भतीजे के हाथों। क्या प्लानिंग की होगी इन लोगों ने। देखो कि कान ईमान से सुर्ख हो जाते हैं सोच के कि यार सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी, तो घर के ही बच्चे ने उसको क्या इन्होंने पट्टी पढ़ाई होगी, या क्या ख्वाब दिखाया होगा, या क्या प्लान बना के दिया होगा, हाँ जी, तो उसने अंदर घुस के सगे चचा को मार दिया। फिर आप देखें कि उसके पीछे कोई नहीं आया, अपना काम उन्होंने निकाल लिया। वो कुछ अर्सा के बाद ही उसको फिर उसका सर कलम कर दिया गया और फिर उसके बड़े पोस्टर बिके और पता नहीं क्या क्या शोर पड़ा। बाकी भी जितने सरबराहान थे भुट्टो साहब के साथ खड़े, कजाफी साहब, यासिर अरफात, सबका मैं कहता हूं जी कि सत्यानाश कर दिया उन्होंने। बहरहाल अजीजी, भुट्टो साहब जैसे अजीम लीडर की तकरीर की जो तुमने मिमिक्री करके उनको खिराजे तहसीन पेश किया था, मैं चाहता हूं आज एक दफा फिर वो शामिल किया जाए। प्लीज, ये तो कमाल है, जरूर दिखाएं नाज़रीन को वो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो जो कहते थे कि भुट्टो मर गया है, वो मान ले कि भुट्टो मरा नहीं है। तुम कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये किसकी आवाज आई है? हमारी यही बदकिस्मती है कि आवाज आती है, तस्वीर सामने नहीं आती। जब तक हमारी तस्वीर सामने नहीं आएगी, हम लोग अंधेरों में डूबे रहेंगे। याद रखो, पूरी दुनिया रंगीन हो चुकी है, मगर हम अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है। देखो, दुनिया वाले समंदर की तह में टाइटैनिक टूट रहे हैं, मगर हमारे पर्दे के ऊपर अभी तक मलंगी चल रही है। लोगों की स्क्रीन डिजिटल हो चुकी है और हमारे पर्दे से अभी तक की आवाजें आती है। लोग मशीन से फाइट कर रहे हैं और हमारे सुन के पीछे अभी भी ठिशू की आवाज आती है। याद रखो, उस वक्त तक ठिशू ठिशू ही करते रहोगे जब तक बाहर नहीं निकलोगे, सामने नहीं आओगे, आवाज को दुनिया पे नहीं फैलाओगे। मैंने तुम लोगों को दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए आइन दिया और तुमने मेरे दिए हुए आइन को चीचो चीच गडेरिया बना दिया, मगर तुमने से कोई बाहर नहीं निकला, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया। हालांकि मैंने तुम लोगों से वादा दिया था, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। तुमने तो जद्दोजहद करने के लिए कस्में खाई थी, वादे किए थे, मगर तुम कस्में खा के मुकर जाने वाले लोग हो, बारात की रोटी खा के निकल जाने वाले लोग हो, कर्जा लेके फिसल जाने वाले लोग हो, किराए की साइकिल लेके खिसक जाने वाले लोग हो। याद रखो, जो कौम अपने लीडर से प्यार नहीं करती, वो अपने मुल्क की भी सज्जन नहीं है। शायर ने कहा है, वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो मेरी है, मैं नहीं कहती मुकरन वाले सारी दुनिया कह दी है, वादा करके मुकरे जेड़ा। मेरे भाइयों, लीडर कहता है मरोगे, तुम लोग कहते हो मरेंगे, मगर लीडर अकेला मर जाता है और तुम एक दूसरे को कह रहे होते हो मर भी।
तुम लीडर को कहते हो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लीडर कदम बढ़ाता है, तुम पीछे चिंची में बैठ के निकल जाते हो। जब तक अपने लीडर से वफा नहीं करोगे, चिंची पे खजल होते रहोगे। याद रखो, मुल्कों की किस्मत बदलने के लिए अवाम को लीडर का साथ देना पड़ता है, वरना अकेला लीडर तो सिर्फ कान में उंगली फेर सकता है। और याद रखो, कान में उंगली फेर फेर के लीडर के कान के पर्दे फट जाते हैं, मगर अवाम के आंखों पे पड़े हुए पर्दे कभी नहीं हटते। लीडर तुम्हारी आंखें खोलनी चाहता है और तुम लोग लंगर वाली लाइन में शापर खोल के खड़े हो। मैंने तुम लोगों से वादा दिया था, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं जज्बाती हो जाता हूं और हमेशा जज्बात की वजह से मेरे से माइक गिरे हैं। अब तो लोग मुझे कॉपी करने के लिए माइक फेंकते हैं। बता दो इन कॉपी कैट लीडरों को कि सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने माइक गिराए थे। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो लंबे बूट पहन के पानी में उतरा था। कायद आदम के बाद मेरे सामने आवाम इकट्ठी हुई थी। मेरे जलसे लाखों में होते थे। मेरे जलसों में 10-10 फुट के गैप से कुर्सियां नहीं लगाई जाती थी और ना ही ड्रोन कैमरा सिर्फ रश वाले एरिया को कवर करता था। मैं लाखों लोग दिन के उजालों में इकट्ठे करता था। ये अंधेरों में चंद हजार इकट्ठे करके लाखों का रागला प्रय होते हैं और ये लोग चंद हजार लोगों को भी मुतमईन नहीं कर पाते। मैंने करोड़ों लोगों को सिर्फ 3 लफ्जों से मुतमईन किया था, रोटी, कपड़ा, मकान। मुकम्मल मंशूर सिर्फ 3 लफ्जों में दिया। अबे 3 लफ्जों में तो कुल्फी वाला आवाज लगाता है, कुल्फी खोए वाली। और मैंने सिर्फ 3 लफ्जों में मुकम्मल मंशूर दे दिया, गरीब की जिंदगी का ख्वाब दे दिया। तुम लोगों ने मुझे खत्म नहीं किया, गरीब की आवाज खत्म करने की कोशिश की है, मगर याद रखो गरीब की आवाज कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि सुनो, ये गरीब है, ये कोई डड्डू नहीं जो टायर के नीचे आके जान दे दे और आवाज भी ना निकाले। याद रखो, ये गरीब है, इसकी आवाज बंद नहीं होगी। ये माँ बहनों की गालियां निकालता रहेगा। भुट्टो साहब, ये अखबार देखें, आपकी सजाए मौत को गलत करार दे दिया गया है। बैठो। भुट्टो की रूह इस दुख में तड़पती रहेगी कि मेरी कौम कैसे किनारे लगेगी, क्योंकि इस कौम की तो गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ इंसान को मार के बरी करते हैं और किसी को मरने के बाद फांसी देते हैं। बहुत खूब अजीजी, कमाल कर दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना जी, मीम्स क्या लोकी ते अलह बे पे ते टे से बहुत कुछ बनाना चाहते हैं। अजीजी, अब तो लोगों ने PSO के परफ्यूम बना लिए। हाँ, सवेरे तेरे को पेट्रोल दी बो आ रही। अच्छा जी, वो जो दिलचस्प मीम्स हम आपके लिए इकट्ठी करते हैं, आज मैंने कुछ मजीद इकट्ठी की हैं, तो कहते हैं तो आपको दिखाऊं? जी जरूर दिखाएं दिलचस्प मीम्स। ये देखिए जी, पहली हुकूमत का अजीमुशान कारनामा, पूरी कौम को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से उतार के। वाह। मैं कहता हूं कि जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना जी, मीम्स क्या लोकी ते अलह बे पे ते टे से बहुत कुछ बनाना चाहते हैं। अजीजी, अब तो लोगों ने PSO के परफ्यूम बना लिए। हाँ, सवेरे तेरे को पेट्रोल दी बो आ रही।
मतलब पेट्रोल इतना महंगा हो गया और एकदम कर दिया गया है, जी हाँ। जी जाहिर है उस पे लोग तो चीखेंगे। हाँ जी अब घरों में बैठ के उनके पास एक गुस्सा निकालने का बड़ा अच्छा जरिया मिल गया हुआ है, ये अपना सोशल मीडिया। सोशल जी हाँ। तो मीम्स तो बनेंगी। हाँ जी अच्छा, वो वजीर आजम साहब ने कहा था ना कि मैं सीने पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहा हूँ, उस हवाले से किसी ने गुस्सा निकालते हुए क्या मीम बनाई है, जरा देखिए। मैनू बस उस बंदे का नाम दस दियो जिन्हें मियाँ साहब दे सीने तो भारी पत्थर चुके आए। यार हद हो गई है ईमान से। अब देखे जी, सोशल मीडिया और फिर फरागत। हाँ जी ये अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के पास को और को कामकाज ही नहीं है। वो फिर कहते हैं कि चलो ए काम ते करिए ना, वेले नालों की माड़ा है। अजीजी साहब, कई लोगों ने तो मियाँ साहब के सीने पे पत्थर रख के तस्वीरें भी बनाई हुई। अच्छा, ये सीने पे पत्थर रखने के हवाले से किसी ने एक शेर भी बनाकर सोशल मीडिया पे डाला है और वो गर्दिश में है, जरा वो देखिए। तू की जाने यार हकीमा किंज मैं डंग टपाया, दिल दे उत्ते पत्थर रख के तेल दा मुल वधाया। यार ये तो एक शायर हैं पंजाबी के, हकीम नईम अरशद, मुझे ये उनका शेर लग रहा है। हाँ जी। यार जब से सोशल मीडिया फैला हुआ है हर गली से शायर निकल रहा है। हाय हाँ बिल्कुल, ये बीच में अच्छे बड़े शायर भी हैं, जी मगर वाकई अब तो बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं शायरी करते हुए, हाँ जी खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, जिनको कोई भी जानता नहीं है या वो कोई नामवर शायर नहीं है, जी जी मगर धड़ाधड़ अपने पन्ने से शेर बना के पुट्ठे सीधे फेंक रहे हैं। बहरहाल ये हकीम नईम अरशद साहब तो अच्छे शायर हैं। जी अच्छा, ये पेट्रोल के हवाले से आप एक और मीम देखिए। पेट्रोल 370, डीजल 520, जो करवा रहे अमेरिका करवा रहे वाली बात सच साबित हो गई। हाय यार दसो अमेरिका ने थे पंप पाए। अब ऐसे तो वाकई ये मजाक के अंदाज में कहा जाता था जो करा रहे अमेरिका करा रहे। मुझे याद है हाँ एक वो गधा गाड़ी जा रही थी ना जी, तो पीछे सामान अगर ज्यादा लाद ले गधा गाड़ी वाला, जी जी तो वो गधा आगे से बेचारा टांगा जाता है। हाय तो उस तरह की एक तस्वीर थी, उसके नीचे भी लिखा हुआ था जो करा रहे अमेरिका करा रहे। मैं तो ईमान से ये सोच सोच के बड़ा दुखी हुआ हूं कि वो गाना कितना हिट हुआ था, गड्डी तू मगा ले तेल मैं पुआनिया। हुण गाना किसी ने नहीं सुनना। देख अगली कहना भाई जी एवं मेरा खर्चा ही है। ये सीसी गाना तो ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਥੱਕਾ ਮੈਂ ਲਵਾਨੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਥੱਕਾ ਮੈਂ ਲਵਾਨੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। नहीं जे मैं तेरे वाल आवा ते मैं पैदल आनी। ये तो वाकई ये जो मीम बनाई है इसने पेट्रोल के रेट वाली, ये तो सच साबित हो गई। बिल्कुल हाँ जी ये तो अमेरिका ने ये पंगा लिया है, जहालत की है, बल्कि जुल्म किया है। जहालत क्या किया, जुल्म किया है। बिल्कुल ये ईरान के साथ जो जंग शुरू हुई है और इतना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, ये तो उसी की वजह से देखे ना, सारी दुनिया के ऊपर पेट्रोल की क्या हालत हो गई है। जी हाँ तो हम तो पहले ही कर्जई मुल्क हैं, हमने फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में जरा टॉप कर लिया है। अजीजी, हमारे यहाँ तेल निकलता तो नहीं है, लेकिन अवाम का तेल जरूर निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, ये अगली मीम देखिए, ये भी पेट्रोल के हवाले से है। ये पेट्रोल की 80 रुपए वाली खुशी वैसी ही है जैसे 500 का नोट गुम हो जाए और 50 का नोट मिल जाए। इस हवाले से तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हुण मियां शहबाज साहब नु काम आ गया है। लेकिन ना उन्होंने पहले कीमतें बढ़ाई हैं, हुकूमत ने बढ़ाई हैं, इसका मतलब मियां साहब नहीं बढ़ाई हैं। हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਤੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। वाकई अली परवेज साहब तो अभी यंग मैन बच्चे हैं, वो तो अभी दवाई भी अपने चाचू से पूछ के खाते। उनको बिठा दिया कि चलो जी वधाओ कीमतां, हाय और उन्होंने वधा दित्तियां ने, और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਜੋ बुरा भला कहना सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ शुरू हो गए। क्या फिर अगले दिन मियां साहब ने आगे पीछे ਵੱਡਾ झंडा ला के ते कीमतां घटाइयां ने। हाय बहरहाल लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं पेट्रोल को, ये देखें। पेट्रोल की बजाय सरसों का तेल खरीद लें, तकरीबन उतना ही महंगा पड़ेगा।
लेकिन इस्तेमाल कम होगा। सुबह शाम टांगों पर लगाकर पैदल चलें। क्यों जी? वाकई अब तेल लगाना पड़ेगा टांगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को पड़ गई है आदत। आप देखें ना कि माड़े से माड़ा बंदा भी जो है ना जी, वो भी अब आपको मोटरसाइकिल पे जाता हुआ ही नजर आता है। हाँ जी। मतलब वो लोग जो पहले साइकिल पे नजर आते थे, वो सब अब मोटरसाइकिल। हाँ जी। और पैदल चलना तो बिल्कुल लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। बहुत कम लोग आपको नजर आते हैं। आप देखें ना किसी भी सड़क के ऊपर, जी जी। वो सड़क के ऊपर चलती हुई मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा नजर आती हैं, या इवन साइकिल भी कहीं ना कहीं से नजर आ जाती है। जी जी। मगर फुटपाथ खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल। कोई भी ऐसी सड़क नहीं जहां पे बंदा पैदल चल सकता है। कई जगहों पे तो पैदल चल ही नहीं सकता। हाँ जी। वो फुटपाथ नहीं है या ऐसा माहौल नहीं है कि आप पैदल जा सकें। सही। जहां माहौल है भी, ये माल रोड पे या इधर लिबर्टी की साइड पे, ये जो गुलबर्ग है वहां, या दूसरे अच्छे एरियाज में भी, जी जी। अब आपको फुटपाथ खाली नजर आएंगे। बिल्कुल। वहां पे आपको कोई बंदा नहीं नजर आता। यार बाकी बातें तो आप छोड़ें, अब तो मुजफ्फर नहीं पैदल चलता। अल्लाह, इसको पैदल चलते हुए बड़ा फायदा होता है। जोर इसका लग ही नहीं रहा होता, हल्की फुल्की हवा तो हर वक्त ही चल रही होती है। हाँ, हबस वाले मौसम में पैदल चलते हुए इसका जोर लगता है। प्रॉब्लम तो हले भी होंदी है बेचारे नूं। आ रहा हुंदा सामने, वो गड्डी तेज कोलों लंघदी है, 20 कदम फिर पीछे चला जाता है। नहीं, ये वाकई सच है कि लोग अब पैदल चलना भूल ही गए हैं। हाँ जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे हालात ऐसे ही रहे, अल्लाह ना करे तो पैदल चलना पड़ेगा अगर हम लोगों को। हाँ जी। तो फिर मालशियों की बहुत तरक्की होगी। हाय। पहले पेट्रोल पंप पे लाइनें नजर आया करती थी, अब मालशियों के पास लाइनें नजर आया करेंगी, क्योंकि लाइन च खलोते कहन डे होणगे, बस यार उठ पौन बड़ा हो गया, की करन डे आ भाई जी, छड़ दियो, 4 हाथ मारो विचों है किन्ना कुए। ये कहणगे ओए उस बंदे को मालिश करवाओ, ओदी वजह तो बंदा 1.5 फरलांग ज्यादा चलदा है। अल्लाह साहब ताड़ियां जिन्नियां लतां ने ना, तानू ते आधे घंटे वाले सफर ते 2.5 घंटे लगने ने। ये जरा एक और पेट्रोल के कथारसिस देखें। वाह 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 वाह, 20 साल बाद लोग अपने बच्चों को बताया करेंगे कि हमारे बचपन में एक फिक्रा बहुत कहा जाता था, फुल कर दे भाई। 20 साल बाद क्या, अब भी देखें जो कीमत हो गई है पेट्रोल की जी। अब तो मुझे लगता है कि जो कहा करेगा ना पेट्रोल पंप पे आके फुल कर दे भाई, सारे लोगों ने एकदम ओदे हल वेखना है। बल्कि कई लोग तो ओदे नाल सेल्फी भी बनवान कर। जिस तरह मुझे याद है कि जब हम बचपन में गोश्त लेने जाया करते थे ना जी, जी जी। तो उस वक्त ज्यादातर लोग ना जी आधा किलो, 1.5 पाव, मतलब 3 पाव किलो गोश्त हद लेते थे। जी। जो आगे को 2-3 किलो का ऑर्डर देता था ना जी, सारे गाहक उसकी तरफ देखते थे कि यह केड़े भाई साहब ने। हाय। फिर विचों कोई दसदा सी, भाई जी ये गोगा जी जे। अच्छा, ये अगली बीम देखिए, ये मुझे बड़ी मजे की लगी है। दुनिया में कहीं भी जंग हो, 3 मुल्कों पर असर पड़ता है। 2 वो जो जंग लड़ रहे होते हैं और तीसरा पाकिस्तान। जाहिर है यार, वो एक कहावत नहीं मशहूर, संडियां दी लड़ाई च घाह दा उजाड़ा। तो मेरा मतलब है कि माड़ा मुल्क जो है पहले ही कर्जों तले दबा हुआ, जी। जब कहीं भी जंग लगती है असर तो पूरी दुनिया में होता है लाजमन, हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है। जी हाँ। बिल्कुल। मगर इस जंग का खास तौर पे ज्यादा असर हर मुल्क पे इसलिए हो रहा है कि तेल इन्वॉल्व है। पेट्रोल जो है ना जी, वो जो आमनाए हुरमस, उसकी वजह से बड़ी सख्त टेंशन बनी हुई है। असल जंग वहां उस खित्ते में छिड़ी ना जहां सारा तेल। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना जी कि तेल सारा उधर है, उधर से गुजरना भी है तेल ने। और हम तो 90% तेल जो है वो इसी रूट से खरीदते हैं जहां पे जंग लगी हुई है। जी हाँ। एक और देखो जरा मोटरवे के हवाले से, कितनी मजेदार मीम है। जी। जब पेट्रोल 55 रुपए बढ़ा था तो मोटरवे पर स्पीड 120 से कम करके 100 कर दी गई है। जिस स्पीड से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कहीं गाड़ियां रेड कर ले जाने का हुक्म ना आ जाए। अब सुनाएं, बात तो ठीक है ना उसकी, भाई पेट्रोल की किल्लत और उसकी महंगाई की वजह से
ऑर्डर किया था गवर्नमेंट ने कि भाई 100 पे जाएं, 120 पे ना जाएं, 100 पे जाएंगे तो पेट्रोल कम खर्च होगा। तो अगर इसी तरह कीमत बढ़ती रही तो फिर तो गड्डी रेड़ के ही खड़नी पैनी। इस हिसाब से तो मैं तो मुल्तान 2.5 महीने बाद पहुंचूंगा। और 2.5 महीने बाद अगर मुल्तान पहुंचेगा तो कितना को रह जाएगा बेचारा। पहले ही बेचारा लाहौर मुल्तान के चक्कर लगा लगा के इना को रह गया। अच्छा जी, पहले कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ? पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई 3.25 फुट होता था। अब हुआ है बेचारा जाके 3.25 फुट। यार इस मीम पे मुझे बहुत तरस आया है, जरा ये देखो। बस शुरू दे कुछ दिन औखे ने, फिर सानू 378 दी आदत हो जानी है, तो फिर सत्ते खैरा। हाय हाय हाय। देखे ना जरा कि आज हम अगर सोचें कि 15 साल पहले या 20 साल पहले क्या रेट थे सब्जी गोश्त के, जी तो हैरान हो जाता है बंदा। हाँ जी तो अब उससे कई गुना ज्यादा कीमतें हो गई हैं, मगर अब आदत बढ़ गई हुई है। हाय गल तो इस भाई दी ठीक है। ਹੁਣ शुरू ਦੇ ही कुछ दिन औखे ने, असन कल्पना है, चीखना है, हुकूमत के खिलाफ हमने बातें करनी है। जी जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਕਿਤੇ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।